यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बेसिकली यू ऑल नो द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, जिनकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कहाँ पे देते हैं, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं वहीं पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं, सो दैट कॉलिंग के टाइम पे अगर आप वो पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं भी करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेगा। बट जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है कि जो आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो राइट टू लेफ्ट आप इनिशियलाइज करेंगे। मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू लास्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से हमने दिया है कि वो इनिशियल वैल्यू तो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्योंकि दिस बी इज़ नॉट हैविंग एनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दिस विल गिव यू एरर। सो डिफ़ॉल्ट या तो आप यहाँ पे भी b इज इक्वल्स टू 1 करिए या फिर a इज इक्वल्स टू 1 को रिमूव करिए, अदरवाइज दिस विल गिव एरर। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग क्योंकि ये दिस इज ओके, c इज इक्वल्स टू 2 तो ठीक है, बट बीच में जो b है दैट इज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से पहले भी आपने एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया है, तो दैट डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इन बिटवीन इफ दिस इज लेफ्ट, so this will also be wrong, this is not a right function header। C option is your actually the correct option क्योंकि इसमें तीनों ही वेरिएबल्स के लिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो इसको एग्जीक्यूट करने में कोई एरर नहीं आएगी। एंड डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि लास्ट जो डी वेरिएबल है उसके लिए भी देर इज़ नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा। नो मैम। नो ओके, मैम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज़ योर सी। Now moving to the next question, which of the following statement is not true for parameter passing to functions? So parameter passing to function का मतलब क्या है ना, options actually बहुत सारे लोग join कर रहे हैं। Parameter passing to functions, now you can pass positional argument in any order। So positional argument in आपको बताना है कि which is not true। So now दिस इज नॉट ट्रू। यस दिस इज नॉट रॉन्ग। ट्रू, बिकॉज अगर मेरा कोई इस तरह से क्वेश्चन है, लेट्स से डेफ ए कॉमा बी एंड दिस f1 function name is f1 and it is printing let's say a comma b। now if I call this function f1 with 2 comma 3 and f1 with 3 comma 2, so in both the option your output will change। ओके, सो ऐसा नहीं है कि अगर हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की का ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट भी चेंज होगा। ओके, सो ये आपका जो है दिस इज नॉट ट्रू। यू कैन पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, सो दिस इज करेक्ट क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आप ऑलरेडी नाम देते हो। तो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, आइदर मैं इसको पहले लिखूँ या मैं इसको बाद में लिखूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट यू कैन राइट। सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में कोई भी ऑर्डर हो इट विल वर्क, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। Similarly, you can call a function with positional and keyword arguments. This statement is also correct. While calling the function, आपका positional argument और keyword argument दोनों हो सकते हैं। कंडीशन क्या होती है कि पहले positional argument होना चाहिए, उसके बाद keyword arguments होने चाहिए। So positional arguments must be before keyword argument in a function call. So this is the condition जब हम positional और keyword arguments को pass कर रहे हैं। Okay, so एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। एक्सक्यूज। मैम प्लीज माइंड मत करना, बाकी बच्चों को भी ये सब हमें ना ये सब अब आता है मोस्टली, तो आप बस जस्ट हम आंसर बताते जाते हैं, है ना। ठीक है। और आप क्वेश्चन बोलिए, हम आंसर मैम एक चीज बताएंगे। पूछनी थी मुझे प्लीज, नेहा मैम। हाँ 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 बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम फंक्शन में स्टार्टिंग में जैसे फंक्शन बना रहे हैं तभी हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स दे देते हैं, फिर जब हाँ हम कॉलिंग के टाइम पे जैसे मैंने ऊपर ए का डिफॉल्ट दे दिया था 2 और कॉलिंग के टाइम पे मैंने दोबारा ए इज इक्वल टू 3 दिया, तो कौन सा लेगा इसमें? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आप बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट बोल रहे हैं? मैम मैंने डिफाइनिंग के टाइम पे दे दिया था हाँ डिफाइनिंग के डिफॉल्ट टाइम पे, आर्गुमेंट, अच्छा ठीक है।
ठीक है, तो कॉलिंग के टाइम पे मैं दोबारा अगर एक ही वैल्यू दे देती हूँ तो कौन सी एक ही वैल्यू आएगी उसमें? जो जो वैल्यू आप फंक्शन में कॉलिंग के टाइम पास करेंगे वो वाली वैल्यू आएगी। देखो डिफॉल्ट का जो कंसेप्ट है, डिफॉल्ट का कंसेप्ट ही ये होता है ना कि या तो मैंने फंक्शन कॉल में जब फंक्शन ये F1 फंक्शन को कॉल किया या तो मैंने ये वैल्यू दी है तो ये वाली वैल्यू यूज करो। बट अगर मैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको यूज कर लेगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो डिफ़ॉल्ट का कंसेप्ट यही है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर अवेलेबल है तो वो यूज़ है, बट अगर आप फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे कोई वैल्यू भेज रहे हैं तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, बट अगर कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्ट है उसको यूज़ कर लेगा। ओके, हाँ जी। तो मैम मैं ये कह रही थी, जैसे अभी किसी को डाउट हुआ, ऐसे डाउट होगा ना तो हम वहाँ पूछ लेंगे, जिसको भी डाउट होगा तो हम ठीक फटाफट है। से कर लेते हैं, ताकि हम सारे एमसीक्यू अभी कर लें आज बस। सारे तो आज नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी दिस इज 250 एमसीक्यूज, बट हाँ ठीक है, जितना भी मैक्सिमम हो मतलब पाएगा दैट वी विल डू। हाँ ओके, हम अगर स्पीड से करते जाए। हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर मैं सिर्फ आंसर ही डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या आंसर्स हैं। इन केस किसी और को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज आंसर आंसर। हम भी बताते जाएंगे बीच में, सारे बच्चे बताते जाएंगे भी, है ना, आंसर भी। हाँ हाँ हाँ, यस मैम, जहाँ भी डाउट होगा हम लोग पूछ लेंगे मैम। ठीक है ओके। सो सी 35th, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल कैन बी यूज टू इन्वोक द बिलो फंक्शन डेफिनेशन। सो फॉर मैम डी। दिस, इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो ए भी ठीक है ए। और डी ए भी ही ठीक है। राइट, डी भी ठीक है। सो ए एंड डी हाँ, डी। बोथ आर द डी। करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। Now, which of the following function call will cause error while invoking the below function definition? So, for this part, basically इसमें function call will cause error while invoking सी below function सी विल definition. गिव I एरर। think function definition शायद यही वाला होगा, इसमें mention नहीं है a, b, c, d. So this c will give you error. No, your C will give you error and also your B will also give you error बी। क्योंकि बी this विल is गिव। not बी defined. एंड सी, यस So मैम। that this will be B and C. You all can please mute your mics. So, uh, what is a variable defined outside all the function referred to as? So जो function के बाहर define है that is your global defined outside all the functions. So outside all the functions जो हम define करते हैं that is your global variable. और function के अंदर जो defined होता है that is your local variable. So here first outside वाले में B option होगा that is global, and inside वाले में it will be your local variable. Okay. मैम हाँ जी। मैम ऑटोमेटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पाइथन में है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक वेरिएबल का कंसेप्ट पाइथन में नहीं है। बेसिकली यू हैव कंसेप्ट ऑफ लोकल, नॉन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। नॉन मैम लोकल, हाँ जी। मैम आप किसी छोटे से प्रोग्राम से नॉन लोकल का कॉन्सेप्ट बता सकती हैं क्या? नॉन लोकल, ग्लोबल एंड लोकल तीनों का एक एक बार, कि कब ओके, कौन सा शेडो हो जाएगा। हाँ जस्ट वेट। मैम मैं भेजूँ, ये एक बार सर ने कराया था फोटोग्राफ का। नहीं, मैं लोकल ग्लोबल एक बार देख लेती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके,
ओके, तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, so and can are you able to see there are two x variables? There is one is Yes, ma'am. variable x is 30 and एक वेरिएबल आपका फंक्शन के अंदर है which is x is 45. so अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, so can anybody tell what will be the result? मैम 30 अंदर First it will No, print ma'am, 45, हाँ, first it 40. will print 45, then it will print 45, 30. then it 30. will print 30. Okay, so see, this is a simple concept. दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट दैट ये आपका जो वेरिएबल x बाहर है दैट इज योर जो बाहर है दैट इज योर ग्लोबल x वेरिएबल, जो कि पूरे थ्रू आउट दिस कोड विल बी विजिबल. और जो कोड जो आपका x वेरिएबल इंटरनल है दैट इज योर लोकल वेरिएबल टू दिस फंक्शन. जब तक ये फंक्शन की डेफिनेशन है तब तक इस x की एग्जिस्टेंस है. अगर ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होगी या फिर इस फंक्शन को आप कॉल नहीं करेंगे, तो इन दैट केस देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस x विच इज अ इंटरनल x. So if I execute this code, so you can see the value of x is 45 and the value of x is 30. So this is your simple concept of local and non-local, as I mean global variable and a local variable. Now see, for example, I write here global x. So first of all, this global is a keyword. मैम अब एक मिनट ना, ये बताओ जैसे ये F1 को कॉल किया तब हम्म तो ये फंक्शन में चला गया, लेकिन उस टाइम पे तो x की वैल्यू 30 आई हुई थी. x की वैल्यू 30 नहीं थी ना, ये एक लिखा बार था एक मैंने. बार इसका फ्लो बता देंगे आप प्लीज? सी हाँ फ्लो जी इस जी. तरह से है कि ये पहला जो x इज इक्वल्स टू 30 है, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज अ दिस x इज अ ग्लोबल वेरिएबल. ओके, क्योंकि ये x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ना ये हाँ किसी जी. फंक्शन का पार्ट है, ना ये किसी इफ स्टेटमेंट का पार्ट है, किसी भी कंडीशन का पार्ट नहीं है. दैट मीन्स दिस x इज अ ग्लोबल वेरिएबल. बट इसी फंक्शन देर इज अनदर फंक्शन f1 नाम है फंक्शन का, इट इज नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट. नाउ आप ये बताइए कि इस फंक्शन में कितनी स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन में तो प्रिंट तक की है ना, जो इसी की True. इंडेंटेशन में है. हाँ, तो बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है f1, इसमें ये दो स्टेटमेंट्स हैं. यानी कि जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे. तो हाँ ये जी. पोर्शन आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा. ठीक है. ठीक है. सो अभी आप आए f1 के बाद, मतलब आपने x इज इक्वल्स टू 30 एग्जीक्यूट किया, इंटरप्रेटर ने डेफ देखा कि कोई फंक्शन है, तो फंक्शन का पूरा जो भी कोड था उसको स्किप कर दिया. क्यों? क्योंकि अभी तक फंक्शन कॉल नहीं हुआ है. द मोमेंट यू कम टू f1, जैसे ही आप f1 के पास आएंगे, f1 वापस से कंट्रोल भेजेगा डेफ f1 के पास. अब यहाँ पे जब इंटरनली आपने इस फंक्शन के अंदर मूव किया, तो फंक्शन के अंदर जो प्रायोरिटी होती है आप उसके लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देते हो. ओके, तो यहाँ पे जो ओके मैम. x की वैल्यू है वो 45 है, इसलिए जब फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके केस में x की वैल्यू इज 45 नॉट 30. ओके. नाउ वंस यू हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ x इज 45, ये फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन यहीं पे ओवर हो गया था, वो अगली स्टेटमेंट पे आएगा. प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट. क्योंकि ये एक फंक्शन का पार्ट था तो ऑलरेडी इस x की एग्जिस्टेंस फंक्शन के बाहर कहीं नहीं है, तो x 45 का कोई मतलब नहीं है. तो जब फंक्शन ओवर हो गया है और आप बाहर ग्लोबल स्कोप में है, सो ग्लोबल स्कोप में जो x पहले डिफाइंड था जिसकी वैल्यू 30 थी, वो पूरे प्रोग्राम में विजिबल रहेगा, इसलिए बाद में 30 प्रिंट होगा. तो ओके मैम. वैल्यू ऑफ x पहले वाले के केस में 45 था, और जो बाहर है फंक्शन के बाहर जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके लिए 30 है. इज इट ओके? हाँ जी. ओके मैम. ओके. मैम नाउ इस हाँ जी. मैम अगर ये जो फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू 45 है, हाँ. अगर इसको पहले ही हम ग्लोबल x डिक्लेयर कर देंगे तो फंक्शन के अंदर तो x की वैल्यू 45 ही प्रिंट होगी, उसके बाद बाहर आने के बाद भी 45 ही रहेगी वैल्यू, यस यस. वो Yes, वही ma'am. वैल्यू होल्ड करेगा, है ना? हाँ हाँ.
मैम अगर इसको 45। ये जो नॉन लोकल वाला जो कीवर्ड है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ सी पे कैसे यूज करेंगे? बेसिकली जो नॉन लोकल होता है वो नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट है. Non-local x is a nested function concept where you have two functions. That also I will show. आप ये देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है ग्लोबल वाला, और शुड आई एक्सप्लेन दिस? यस मैम, ये क्लियर है। मैम बाहर वाले x को काट के मतलब ये x की वैल्यू ही 45 अपडेट कर देगा। अच्छा प्लीज टेल मी अभी क्या आंसर आएगा? मैं 30 45 30 30 30। no there is हाँ no 30। 45 anywhere. 30 अभी तो मैम और कोई अभी वैल्यू तो है ही नहीं. 30 ही है वैल्यू। अभी क्या आएगा? अभी मैम 40 40 40 40 आएगा मैम। ओके. 40 30 नहीं 40. 40 40 40 एंड 40। 40 एंड 40। यस क्योंकि यहाँ पे जब आपने इस फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में अंदर गया, उसने देखा कि ये एक्स वो एक्स है जो ग्लोबली डिफाइंड है. यानी कि नाउ दिस नॉट एक्स इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन. ये वो एक्स है जो कि फंक्शन के बाहर है, जो कि ग्लोबल है. तो यानी कि दिस एट दिस स्टेज दिस एक्स इज 30, बट उसी एक्स की वैल्यू आप फिर से चेंज करके 40 कर रहे हो, और ये 40 फंक्शन के बाहर भी रिटेन होगा. तो इसलिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज 40 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 40 प्रिंट होगा. अच्छा नाउ कैन एनीबडी टेल मी अभी क्या आउटपुट आएगा? मैम अभी मैम 30 आएगा, 30 40 then 40 40 एंड 40। यस. सो क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज बिफोर फंक्शन कॉलिंग, तो आपकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, तो 30 है. तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 30. देन फंक्शन के अंदर जाएगा तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 40, और क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो गई है ग्लोबली, सो दैट विल बी रिटेन्ड. सो अगेन इट विल बी 40. ठीक है, तो ये चीज़ सबको क्लियर है. नाउ नॉन लोकल का कंसेप्ट इज व्हेन यू हैव लेट्स से नेस्टेड फंक्शन. इसमें एक और फंक्शन डिफाइन करना है. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी. मैम अगर आप हमने फर्स्ट वाली लाइन में x इक्वल टू 30 जहाँ लिखा हुआ है वहां भी अगर ग्लोबल कर दिया देन इट विल टेक द सेम वैल्यू 30 इनसाइड द फंक्शन आल्सो। सी वहाँ पे आप एक बार चेक कर लेते हैं. मतलब फंक्शन तो वैल्यू सेम रहेगी. मतलब मेरे कहने का मतलब आई डेंट अंडरस्टैंड आपका. यहाँ पे आप कह रहे हैं दिस, इसको मैं ग्लोबल कर देती हूँ. हाँ हाँ जी। सी यहाँ पे ग्लोबल आप लिखो या मत लिखो, दैट इज सेम थिंग. क्यों? क्योंकि ये एक्स ऑलरेडी किसी कंडीशन का पार्ट नहीं है, किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है. तो इफ यू राइट इट ग्लोबल वेल एंड गुड, बट इफ यू डोंट राइट ग्लोबल देन ऑल्सो दिस वैल्यू इज सेम. The value will of the x will be changed inside the function. नहीं इनसाइड तो इट विल बी लोकल ना मैम। हाँ, inside द it will be आंसर विल local. बी 40 एंड 30। Yes, in this case answer will be 40 and 30. Please understand कि global आप कहाँ लिख रहे हो, है ना. अगर मैं ये global x यहाँ पे लिख रही हूँ, so इसका मतलब हुआ कि ये जो x वेरिएबल फंक्शन के अंदर है, ये वो वाला वेरिएबल है जो फंक्शंस के बाहर भी है. दिस इज अ Okay मैम। ग्लोबल थिंग. मतलब एक ही चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, अंदर भी बाहर भी. ठीक है. बट यहाँ Okay पे मैम। फर्स्ट लाइन में आप ग्लोबल लिखो या मत लिखो वो एक ही बात है, क्योंकि अगर वो किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, किसी कंडीशन का पार्ट नहीं है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्लोबल ही है. Okay मैम। थैंक यू मैम। ओके. नाउ सी हेयर लेट एक फंक्शन है, इसमें ग्लोबल को हटा देते हैं. नॉन लोकल का कंसेप्ट इज यूज्ड इन योर नेस्टेड फंक्शंस. ये क्वेश्चन आपको सिंपल उसमें भी आ सकता है कि नॉन लोकल कहाँ यूज़ होता है, तो नेस्टेड फंक्शंस में यूज़ होता है. दिस इज 40. लेट्स से def f2.
लेट्स से इसको कॉल किया मैंने, ओके। अच्छा अभी जस्ट कैन एनीबडी ट्राई इसका आउटपुट क्या होगा? एक बार हाँ, चल रहा है। 40-30 या 30? हाँ 40-30-30 तो आ रहा है, बट सी देखिए अब इसका आंसर कैसे 30-30 आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट प्लीज़ रिमेंबर कि जो नॉन लोकल का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं वो हम नेस्टेड फंक्शन में यूज़ करते हैं। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? जहाँ पे आप एक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर कोड, यहाँ पे F1 ये जितना भी कोड लिखा है ये पूरा F1 फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो ये इस पे कुछ भी इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। सो लेट्स से यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ F1, इट विल गो ऑन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन पे जाएगा x इज इक्वल्स टू 40, एक वेरिएबल है x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 40। दिस इज सिंपल, सिंपल एक x की वैल्यू है उसको हमने प्रिंट कर दिया। नाउ एक और फंक्शन आया है F2 जिसके अंदर अनदर देर आर 3 स्टेटमेंट्स। नाउ 3 स्टेटमेंट्स एंड यू आर यूजिंग दिस नॉन लोकल x। नॉन लोकल x बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसे लोकल और ग्लोबल का लोकल का नॉर्मली यूज़ करते हैं, बस ये नॉन लोकल रेफर करता है अपने से आउटर फंक्शन के वेरिएबल को। दिस x इज रेफरिंग टू दिस x ओनली, जो इसके बाहर वाला फंक्शन था उसका जो वेरिएबल x था। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? फिर यस अगर ये मैम। इसको रेफर मैम कर रहा है प्लीज तो एक फिर बार ये दोबारा वैल्यू 30 क्यों दे रहा है? ओके ओके जस्ट प्लीज़ एक बार आप सुनो मेरी बात। कन्फ्यूजन हाँ जी। होगी नो डाउट, जस्ट लिसन केयरफुली। ओके जैसे हम सिंपल ग्लोबल वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि एक x मैंने सबसे बाहर डिफाइन किया, अगर उसको मुझे फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो मैं उसको ग्लोबल x लिख रही थी, ठीक है। इतना कर रहे थे? हाँ जी, इतना यस कर यस रहे मैम। थे। हाँ इतना कर रहे थे। नाउ ऐसे ही ये x जो 40 है जो f1 का लोकल वेरिएबल है, मुझे वही x यूज़ करना है इन नेस्टेड फंक्शन के अंदर भी। क्योंकि अगर मैं ये नॉन लोकल हटा देती हूँ, ये स्टेटमेंट लेट्स से इसको कमेंट कर देते हैं, जैसे लिखना पड़ेगा वरना, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट हम हटा देते हैं तो ये x30 का स्कोप कितना है जितना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ये x30 सिर्फ यहीं तक F2 वैलिड के है। अंदर। हाँ पर अगर मैं इसको नॉन लोकल रखती हूँ इसका मतलब दिस x इज द x विच इज इन द आउटर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन में x क्या था? 40। तो 40। उसकी वैल्यू अब मैंने 30 कर दी है, तो यहाँ पे तो 30 प्रिंट होगा ही, पर क्योंकि आपने आउटर फंक्शन की x की वैल्यू को चेंज किया है, इवन आफ्टर बीइंग इन द सेम फंक्शन, वो आ रही फंक्शन है। के बाहर आने के बाद भी F2 कंप्लीट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, F2 एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये वैल्यू 40 नहीं प्रिंट होगी, 30 प्रिंट होगी। ओके मैम। तो यानी कि जो हमने ऊपर दे रखा है x = 40, उसके बाद हाँ की अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दें हाँ इसको तो हटा दो, हमारे पास इसका कुछ आंसर ये हमारे तो पास सिर्फ 30-30 आएगा। हाँ 30-30 उस आएगा। 40 का कोई यूज नहीं रह जाएगा। यस यस क्यों? हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे जो ये x30 है यू आर रेफरिंग टू द नॉन लोकल x, यानी कि नॉन वो लोकल। x जो कि उसके आउटर फंक्शन का पार्ट है। हाँ जी।
ठीक है, तो आउटर फंक्शन मतलब ये वाला x था, तो इस x की वैल्यू मैंने 30 कर दी, तो 30 अगर ये हो गई वैल्यू, तो जब F2 ख़त्म भी हो गया, F2 ख़त्म होने के बाद भी जब आप प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे भी ये x 30 ही प्रिंट होगा। ओके मैम। ओके, सो दिस और इज द और जो कंसेप्ट मैम ऑफ ये F1 के बाद अगर हम करते हैं लास्ट में जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर रखा है, हम्म उसके बाद अगर हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं जैसे हमने तो पहले लगाई थी, वो तो एरर देगा यहाँ पे, वो ये तो कोई एरर x, देगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं, है ना। कोई एक्स अगर है नहीं। हाँ, अगर ये मैं लेट्स से मैंने ये लिख दिया है, नाउ इट विल वर्क, क्योंकि ये 20 जो ग्लोबली डिफाइंड था किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं है, वो यहाँ पे प्रिंट हो हाँ जी। जाएगा। बट अगर ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एरर देगा। मैम स्क्रीन ना पोज हो गई है। एक्सक्यूज F1। मी मैम। हाँ हाँ जी, जी, स्क्रीन ना पोज हो गई है मैम। अभी भी मैम ये पॉज। जो आप नॉन लोकल, हाँ जी, अभी अभी रन हो रही है। ठीक है। हम्म। मैम आपने जो ये नॉन लोकल और एक्स लिखा हुआ है, हम्म ये दिन वन सिंगल लाइन लिख सकते हैं, नॉन लोकल एक्स इक्वल टू 30, और ये दो डिफरेंट लाइंस में ही लिखना है कि पहले एक्स को नॉन लोकल मतलब डिफाइन करो उसके बाद बेसिकली एक्स हम यूज। डिफाइन करते हैं, आई विल ट्राई इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, दैट इज सिंटैक्स, इट माइट गिव यू सम, इट इज इनवैलिड सिंटैक्स, इट इज़ नॉट अ राइट सिंटैक्स बेसिकली, क्योंकि अगर हम सिंपल x30 लिखेंगे दैट इज़ फाइन, पर अगर मैं उसको डिफाइन कर रही हूँ कि वो ग्लोबल है या नॉन लोकल है तो उसको आपको सेपरेट स्टेटमेंट्स में लिखना है, वो इट इज, अदरवाइज वो सिंटैक्स एरर दे रहा ओके मैम। मैम है। यस, मैम एक्सक्यूज मी मैम, ये जो नॉन लोकल है ये नेस्टेड फंक्शन के लिए ही यूज होता है ना? यस तो यस। अगर मैं इसमें ग्लोबल एक्स लिख दूंगी नॉन लोकल की जगह तो क्या वो एरर थ्रो करेगा? हाँ, एरर शो करेगी, ग्लोबली तो कोई एक्स है ही नहीं ना। मैम एक बार प्लीज दिखा दीजिए ना। इट इज़ प्रिंटिंग 2040, आई डोंट नो हाउ इट इज ये वर्क कर ग्लोबल। रहा है। 20 ग्लोबल एक्स में भी वो उसके आउटर फंक्शन वाले ही एक्स को ले रहा है, इट इज अच्छा, वर्किंग इन मतलब ये ग्लोबल अपने एक्स। से ऊपर वाले हाँ फंक्शन को लेगा हाँ, अपने हमेशा। से ऊपर वाले को जैसे मैम लेगा। अभी इसमें क्या करता है, सी, ये एक्स की वैल्यू को 40 काट के 20 कर देगा। more than क्योंकि 20 and then 40। यहाँ पे देखो, अंदर तो ये 20 प्रिंट होगा, अंदर ये 20 ही प्रिंट हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग द वैल्यू। सी, इफ़ यू कैन सी द रिजल्ट, इट इज़ गिविंग 2040। किसी का माइक प्लीज़ एक बार म्यूट करना, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सो ये एक्स 20 की मतलब यहाँ पे ना एक्चुअली ग्लोबल एक्स का कंसेप्ट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैम ग्लोबल, इस सेम प्रोग्राम में एक ग्लोबल वेरिएबल भी ले लीजिए एक्स ऊपर, यस, तब देन वो इट वुड बी मोर क्लियरर। एक्स मैंने जो 30 लिया, ठीक है, अगर ग्लोबल x20, और एक नॉन लोकल भी ले लीजिए। अच्छा अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। 2020। मैम ये जो 30 बाहर वाला 40। हाँ एक्स है सेम ही आएगा इसके ये लिए भी 2040। यस, ये 2040 ही आएगा। 2040, यस 2040। 2040 इसलिए आएगा, अगर एक स्टेटमेंट और लास्ट में मैम हाँ लिखेंगे एक हम, और स्टेटमेंट यहाँ पे, लगा दीजिए वो तब 30 बाहर आएगा। वाले एक्स के लिए। यस। अब क्या आएगा? 2040 30। 30। 20 40 30। मैम अभी तो वो 30 को चेंज करेगा ना, 20 20 करेगा आई 2040 थिंक। 20। 20 इट इज यस। गिविंग, क्योंकि तो क्योंकि 20 40 20 इसलिए क्योंकि ग्लोबल एक्स की वैल्यू मैंने चेंज कर दी ना, अगर ग्लोबल एक्स की वैल्यू चेंज हो गई तो जो वैल्यू चेंज हुई है वही वैल्यू रिटेन रहेगी इवन आफ्टर आउटसाइड द फंक्शंस। मैम इस सेम प्रोग्राम में एक नॉन लोकल भी ले लीजिए। ओह गॉड ये बहुत नॉन लोकल, ठीक है नॉन लोकल, पर नॉन लोकल के केस में ना ये कंफ्यूज हो जाएगा, वाई या तो इसका वेरिएबल का नेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहीं मैम पे आप, नॉन, मैम गौरव सर कह रहे हैं उनको एंटर करना है अच्छा तो क्लास में। मैं यहाँ पे इतना इंटेंस चल रहा है सब कुछ, मैंने देखा ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक्चुअली अगर आप नॉन लोकल एक्स भी ले लोगे ना, सो आई थिंक इस केस में इट विल गिव सम एरर। यस, दिस इज नॉट नेम एक्स इज
नॉन लोकल एंड ग्लोबल, मतलब हाउ, वो कह रहे कि मैम मतलब दिस इज हाँ द जी, एक्स सेम कंफ्यूजन। टाइम वो पे चीजें दो कैसे कर कीवर्ड सकते हैं? उसके साथ नहीं हो हाँ, रहे। मतलब एक वेरिएबल पे मतलब नहीं, एक्स को पहले क्योंकि ग्लोबल यू कैन बनाते हैं फिर आइदर नॉन ग्लोबल लोकल। और नॉन ग्लोबल एक मे ही बी, चीज करेंगे ना। यस, एक इंटरनल फंक्शन में व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको ये सेम कंसेप्ट ट्राई करना है, आप इसको एक बार डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ ट्राई करके देखना। जैसे अभी तो हम एक एक्स पे कर रहे हैं ना, अगर मैं ग्लोबल एक्स और नॉन लोकल एक्स दोनों चीज़ें लिखूंगी तो डेफिनेटली वो एरर देगा। बट अगर मैं यहाँ पे लेट्स से वाई एक वेरिएबल ले लेती हूँ, वाई वेरिएबल इज 30, और यहाँ पे फिर मैं नॉन लोकल वाई करती हूँ, तो वो इट विल रन, क्योंकि वो हम डिफरेंट वेरिएबल पे काम करेंगे। तो एक ये मतलब दीज आर डिफरेंट हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अलग अलग स्टेटमेंट्स ऐड करके आप उसको चेक कर सकते हो क्या आउटपुट आ रहा है। बट जो बेसिक आइडिया था नॉन लोकल का वो क्लियर हो गया सभी को, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। हाँ जी मैम, हो गया, यस। ओके यस मैम, हो गया क्लियर। ओके। तो लोकल नॉन लोकल हो गया। 39, what is the result of this code? So result of this code is simple, 2 raised to the power 3 exponentiation function है, तो 2 raised to the power 3 will be your 8। यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन का इशू है, तो वो उससे डोंट गेट कंफ्यूज। अगर एरर ऑप्शन नहीं दिया है तो जो अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, प्लीज़ वही मार्क करिए, ठीक है। 40, what is the order of resolving scope of a name in Python program? So basically in Python program scope के लिए LEGB rule use होता है, where LEGB stands for your local, enclosed, global and your built-in। okay? So सबसे पहले हम local को देखते हैं, फिर enclosed मतलब nested function, फिर उसके बाद आप global पे जाते हो, और फिर global के बाद जो already built-in defined चीज़ें हैं उन पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपका B ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन। Then 41, which of the, मैम बी मैम एक स्टैंड बार फॉर रिपीट व्हाट? कर दीजिए, एलिजिबल। okay, LEGB, देखो LEGB is basically we use in Python for scope resolution, मतलब स्कोप रेजोल्यूशन को मिनिम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वेयर L स्टैंड्स फॉर योर लोकल, E स्टैंड्स फॉर योर एनक्लोज्ड, G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एंड B स्टैंड्स फॉर बिल्ट इन। तो जैसे अभी हमने फंक्शन में देखा, तो सबसे पहले वो स्कोप में किसको देखेगा, उस, अगर आप x किसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले वो अपने लोकल स्कोप में देखेगा। उसके बाद अगर लोकल में नहीं है तो वो एनक्लोज्ड हो गया आपका नेस्टेड, जो नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, एनक्लोज मतलब नेस्टेड फंक्शन की बात हो रही है। फिर वो अपने नेस्टेड फंक्शन के स्कोप में देखेगा। अदरवाइज वो ग्लोबल एरिया में देखेगा कि ग्लोबल स्कोप में कहीं वो वेरिएबल डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है, या फिर जो ऑलरेडी बिल्ट इन डिफाइंड चीज़ें हैं आपकी पाइथन में पहले से डिफाइंड है, वहाँ पे उसको सर्च करेगा। तो ये एक ऑर्डर होता है लोअर टू हायर, ठीक है। तो इसको हम LEGB रूल बोलते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर रिजॉल्विंग द स्कोप ऑफ अ नेम। Is this clear? यस यस मैम। मैम। यस मैम। So, which of the following argument types can be skipped from a function call? तो किसको skip कर सकते हैं, किसको नहीं देने से भी काम चलेगा? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट। यस, डिफॉल्ट, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो यूज हो जाएगी। देर आर नो सच नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एक ही चीज होती है, बेसिकली 4 हैं, नेम्ड, सॉरी, कीवर्ड, पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड योर वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर डी था। A py file containing constant variables, functions, classes related to a particular task and can be used in other program is called module. मॉड्यूल। मॉड्यूल। And collection of modules is called as लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। library. So वही next question भी वही था, collections of modules and packages that together cater to the specific type of application and requirement is your library, ठीक है। Now 44, an independent triple quoted string given inside a module containing documentation related information is your doc डॉक्ट्रिन। string. Now doc string is basically डॉक documentation स्ट्रिंग। जिसको आप ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर, सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गया इधर, या फिर ट्रिपल ट्रिपल डबल डबल कोट। कोट। तो ये 2 तरीके हैं लिखने के, जिसको हम डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। बेसिकली वो आपको डॉक्यूमेंटेशन देता है रिगार्डिंग एनी फंक्शन और मेथड और वेरिएबल। 45, the help module statement displays dash from a module. सो बेसिकली जो आपका हेल्प फंक्शन यूज भी किया होगा, फॉर एग्जाम्पल यू राइट लेट्स से हेल्प प्रिंट,
तो वो प्रिंट के बारे में बताएगा कि व्हाट इज दिस प्रिंट फंक्शन एंड ऑल. सो बेसिकली इट गिव्स यू द डॉक स्ट्रिंग. डॉक स्ट्रीम. हाँ, उस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है. सो हेल्प मॉड्यूल याद रखना, इट गिव्स द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जो भी आप पास करोगे. यहाँ पे फंक्शन भी पास करते हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड भी पास करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल कोई नेम डिफाइंड वेरिएबल है उसको भी पास करते हैं. तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इट विल गिव डॉक्यूमेंटेशन. 46. Which command modifies the current namespace with the imported object name? So this is your from module import object. किस मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जो भी आपने इंपोर्ट किया है ऑब्जेक्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कमांड ठीक है, कि वो जो आपका करंट जो नेम स्पेस है वो क्या होगा. बेसिकली इट इज दिस सिंटैक्स दैट वी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ये सबको पता होगा ना इंपोर्ट कैसे क्या क्या, देर आर डिफरेंट वेज Yes, ऑफ ma'am. इंपोर्टिंग. यस ओके. मैम. यस अच्छा, मैम. एक चीज इसमें आई वांट टू आस्क. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम मैथ, लेट्स से import POW. नाउ इफ आई वांट टू यूज द पावर फंक्शन, हाउ डू आई कॉल, मेरे को कैसे कॉल करना है? We can call it directly. यस, वी कॉल इट डायरेक्टली. यू विल नॉट डू इट मैथ डॉट. ओके, आप डायरेक्टली कॉल करेंगे इसको. ओके, तो ये एक चीज़ थी इसमें. तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका सी पार्ट. ठीक है. फिफ्थ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल फंक्शन जनरेट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. कौन सा जो कौन सा करता है? ए एंड सी. रैंडम करता है रैंडम ए एंड करता सी है. बोथ. और रैंडम और रैंडम यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म. यस, मैम ए एंड सी. यस, ए रैंडम एंड एंड सी. यूनिफॉर्म. बेसिकली यूनिफॉर्म में आप जो रैंडम है दैट गिव्स यू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 जीरो एंड एंड 1. वन. यस, और यहाँ पे यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म में बिटवीन द रेंज. आप यस बिटवीन द रेंज, जो भी आप रेंज देंगे उसके बीच में वो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा. सो यहाँ पे ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है. अगर क्वेश्चन बोलता है कि रैंडम मॉड्यूल फंक्शन दैट जनरेट्स फ्लोटिंग पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1, सो दैट इज ओनली योर रैंडम. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल जनरेट्स एन इंटीजर. तो ये तो क्वेश्चन में रैंड वेरी इन. क्लियर है, दैट इज ऑप्शन बी. योर यस रैंडेंट. तो रैंडेंट विल गिव यू एन इंटीजर. ओके. अच्छा, रैंडेंट में क्या इसका सिंटैक्स क्या होता है? देर आर टू फंक्शंस, वन इज रैंड रेंज एंड वन इज रैंडेंट. क्या डिफरेंस होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम एक रैंड रैंडम में रेंज में दो तो लास्ट ऑब्जेक्ट वाला एक्सक्लूड करेंगे पैरामीटर उसमें, और रैंडेंट और में दोनों. जैसे रैंडम फॉर में एग्जांपल 10 15 दिया है तो 10 15 में से मतलब 10 से लेके 15 तक एनी वैल्यू इंक्लूडिंग बोथ. यस, और रैंड रेंज में 10 to 14, यस. 15 को एक्सक्लूड करेंगे. करेक्ट. सो रैंड इंट में जैसे एज शी सेड, रैंड इंट में बोथ जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं. बट इन रैंड रेंज द फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पैरामीटर होता है सिर्फ वो इंक्लूडेड होता है, लास्ट वाला नहीं होता है. लास्ट -1 n-1 तक होगा. ठीक है. तो यहाँ पे रैंड इंट इज द राइट आंसर. नाउ विच फाइल मस्ट बी मैम एक और डिफरेंस है मैम रैंडेंट और रैंड रेंज में. रैंडेंट में 2 आर्गुमेंट देना जरूरी होता है. हाँ, अदरवाइज रैंड रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 0. नो मैम, रैंडेंट तो एरर दे देता है ना अगर 2 आर्गुमेंट ना पास करें तो. अच्छा ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेती हूँ मैंने भी एग्जीक्यूट नहीं करके चेक किया है. शेल वाला विंडो आ रहा है ना? यस मैम. ओके. दिस इज गिविंग वैल्यू. एंड रैंडेंट. सी, इसका फंक्शन का डेफिनेशन ही ऐसा, इट इज आस्किंग फॉर 2 पैरामीटर्स ए एंड बी जस्ट लाइक शी सेड. अगर इसमें हम इसको सिर्फ ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे. ओके. इज दिस, इसमें डाउट है किसी को? मैम नो मैम. रैंडेंट में दोनों आर्ग्यूमेंट हाँ, रिक्वायर्ड है. हाँ. मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. सो यहाँ पे आपको दोनों आर्ग्यूमेंट देना है. एंड इन केस ऑफ योर रैंड रेंज यू कैन गिव 2 ऑल्सो, यू कैन गिव 1 ऑल्सो. ठीक है. 49. which file must be a part of folder to be used as python package. So कौन सा फाइल होता है?
49. Hmm. It is your B, that is your बी init.py. init.py जो है basically it is a file जो कि बताती है कि जो आपके फाइल है that is a package. ठीक है, जो भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो वो that will act as package, so this is the file. ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. init.py. A Python module has py extension, so this is easy. Information stored on a storage device with a specific name is called 51. What is the answer? File. Yes, file. Okay, तो कोई भी information जो है उसका नाम जो है that is a file. Which of the following format of files can be created programmatically through Python to store some data? क्या होना चाहिए? डेटा फाइल, डेटा फाइल, Why not text files? डोंट नो। ओके, सो बेसिकली इट इज़ करेक्ट, इट इज़ डेटा फाइल ओनली, क्योंकि हम जब पाइथन में फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर रहे हैं, हम CSV फाइल भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग बाइनरी फाइल के का भी देर इज़ अ एक्सटेंशन जो हम क्रिएट करते हैं. ओके, तो बेसिकली टेक्स्ट डेटा फाइल विल इंक्लूड योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल एंड अदर फाइल्स. सो द करेक्ट आंसर इज डेटा फाइल. Now 53rd, to open a file css.txt, basically C drive में ये एक टेक्स्ट फाइल है. Now for appending the data we use, क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट हैं? अब अपेंडिंग द डेटा है तो ऑफ कोर्स आपके कुछ ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, विच इज़ योर लेट्स से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. बाकी में क्या सही है? ऑप्शन ए ओनली. यस, ऑप्शन ए ओनली, बिकॉज इधर ये आर है, दैट इज वाई इट इज करेक्ट, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. सिमिलरली लास्ट ऑप्शन में भी आप डायरेक्टली स्लैश लिख रहे हैं. कल हमने डिस्कस किया था दैट अगर आप सिंगल स्लैश लिखेंगे दिस इट विल कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. ओके मैम एस्केप सीक्वेंस कुछ ऐसा था ना? हाँ, एस्केप सीक्वेंस. अब मुझे इसको रेफर क्या करना है? मुझे रेफर करना है कि ये जो टेक्स्ट फाइल है ये सी फोल्डर में है, दैट इज आई दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ पाथ that I am giving as a parameter in open function. तो ये this is the right option, स्लैश स्लैश करके आप लिखेंगे. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. मैम सी ऑप्शन को एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा. सी ऑप्शन में कुछ नहीं है. सी ऑप्शन बेसिकली सिंटैक्स ही स्टार्टिंग गलत में है. आर दे रखा है. यहाँ पे स्टार्टिंग अगर आप देखो तो आर लिखा मैम हुआ है एक. मैम इसमें डाउट इसमें है मैम. सीधा फाइल का नाम होता है. मैम अच्छा. इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास. उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रीफिक्स आर स्टैंड्स फॉर इन पाथ फाइल. फाइल पाथ मींस अगर आपके फाइल पाथ में आर लिखा हुआ है प्रीफिक्स में, द आंसर इज रॉ. मतलब फाइल पाथ को एज अ रॉ स्ट्रिंग कुछ लेगा वो, जो थर्ड ऑप्शन में इसमें लिखा हुआ है. वो डबल स्लैश आर. जो लगाते हैं ना उसके लिए है. अगर हम डबल स्केप नहीं लगाना चाहते, डबल स्लैश सिंगल ही लगाना चाहते हैं तो सामने में आर लिख देंगे, तो आर लिखने से वो रॉ स्ट्रिंग बन जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी स्केप सीक्वेंस फाइंड नहीं करेगा, इसलिए वो एरर भी नहीं देगा. ओके ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर. ओके. अच्छा, सो ये एक बार मैं चेक कर लूंगी. आई हैड मैम सी ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? I will check it first. Even I am in सी doubt इज रॉन्ग मैम. because मैम I ऑप्शन think सी इज रॉन्ग, ओनली ए इज करेक्ट. हाँ, because I think अगर यहाँ पे सिंगल स्लैश होगा then I think it is correct. यस सी मैम, है ना. अगर सिंगल हम स्लैश रहेगा तो हाँ ठीक है. सिंगल स्लैश आएगा तो दिस आर विल टेल दैट दिस इज अ रॉ स्ट्रिंग, देन इट विल टेक इट एज अ रॉ स्ट्रिंग. बट अगर आप बिना आर के और बिना डबल स्लैश के लिखेंगे तो इट विल गिव एरर. Okay, so 53, to read the next line of a file from files. So next line के लिए we use the read line function. This Read is line. simple. To read the remaining lines. So remaining lines mean multiple lines. So multiple lines Read read line. करने के लिए we use the read lines. Okay. The read line method returns लिस्ट. A list. list So of it will return a list of lines. लिस्ट ऑफ लाइन. इस time point join कर. मैम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. So list of lines. Okay. Then which of the following mode will refer to binary data? So binary data we refer बी. it by your
Which B. option? D option. That is your B. Okay. Option D, B. In file handling, what does this term means? R and A. So R stands for read and A stands for append. So this is A append. option. Okay. Which function is used to read a single line from file? So single line read करने Read के लिए line. we use read line. Read line. Which function is used to read all the characters? Read. Read. Option A. और अगर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर Read. एग्जांपल 10 कैरेक्टर्स रीड करने हैं या 20 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, सो उसके लिए तो दैट इज उसमें रीड लिख एन. आर्ग्यूमेंट में दे हाँ, देंगे। आर्ग्यूमेंट में देंगे, तो जो भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे देंगे रहे तो बाय डिफॉल्ट ऑल. हाँ, अगर नहीं देंगे तो इट विल रीड ऑल द कैरेक्टर्स. तो ये 60 का ए हो जाएगा राइट आंसर. देन 61, विच फंक्शन इज यूज टू राइट ऑल द कैरेक्टर्स? तो राइट करने के लिए वी यूज राइट फंक्शन ओनली. बाकी इसमें ऑप्शन देख लो, एक राइट लिखा है और वन इज राइट कैरेक्टर्स, कोई फंक्शन नहीं है. राइट ऑल कोई फंक्शन नहीं है. सिमिलरली राइट कैर इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन. लाइक राइट लाइन्स इज देयर. सो ए इज द राइट ऑप्शन. ओके. Which function is used to write a list of strings in a file? So for list of strings you have write lines. Which of the following represents mode of both reading and writing in binary format? So reading भी है, writing भी है और binary भी है. क्या होगा? WB plus. Option A. Yes. WB So plus. WB plus. क्योंकि W plus in itself says read and write. R plus in itself says read and write. तो अगर वो binary है तो सिर्फ इसमें B लगा देंगे यहाँ पे. Okay. Now, which of the following is not a valid mode to open a file? Ma'am, That B. what is the difference हाँ तो between B. W plus and R plus? W plus and R plus बेसिकली R plus जो होता है ना, उसमें जो आपका फाइल पॉइंटर होता है वो स्टार्टिंग में भी स्टार्ट पे ही होता है, मतलब जीरो करंट पोजीशन पे ही होता है. बट जब आप W प्लस की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ योर W प्लस जो आपका वो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों तो करेगा, बट राइटिंग में भी आपका फाइल पॉइंटर इज एट समवेयर एल्स, सम एल्स पोजीशन, तो उसको पहले मूव करेगा टू द फर्स्ट पोजीशन. ये डिफरेंस है. Okay. क्योंकि रीड स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द 0th बाइट in case you are not using seek function or tell function. Okay. Okay, ma'am. मैम 64 का B आएगा. हाँ, 64 इज बी. RW कोई मोड नहीं होता है. What is the difference between R plus and W plus? वही क्वेश्चन आ गया है. सो नो डिफरेंस इज एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें आई हैड अ डाउट ऑल्सो, एक बार मैं कंफर्म कर लूँगी. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज बी ऑप्शन विच इज करेक्ट. In R plus mode, the pointer is initially placed at the beginning of file, and in W plus the pointer is placed at the end. Okay, तो वो initially at the end होता है, but finally आप उसको फिर move करते हो to the front position. मैम रीड और मैम राइट में W तो में भी तो वो स्टार्टिंग में क्या ही राइट कहते में होता भी है हैं, तो ना. बिगनिंग इनिशियल पे में ही ही राइट होता है. करेगा, ओवर राइट करेगा वो. सिर्फ अपेंड में लास्ट में होता है ना मैम. हाँ जी. This is dominant. W plus mode initially placed. R plus. I think तो W इसका प्लस. no difference. ए ही होगा इसका, नो डिफरेंस. इसमें no यस difference मैम. होगा, but and for W plus the pointer is placed at the end. हाँ, this is wrong. Okay, ठीक है. This is your no difference. Okay. R plus and W plus. मैम ये प्लस का क्या मीनिंग है? प्लस का बेसिकली मीनिंग है बोथ. बोथ, मतलब जैसे कोई आपने फाइल ओपन रीड करी, एंड राइट बोथ. F1 इज इक्वल्स टू ओपन, यहाँ पे दिया लेट्स से a.txt कॉमा आर. अब आर के अगर सिर्फ आर लिखा है मतलब इस फाइल को ओपन करना है रीड मोड में, आप कुछ राइट नहीं कर सकते. बट अगर मैं आर प्लस लिख दूंगी इसका मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. सिमिलरली अगर डब्ल्यू प्लस लिख दूंगी तो राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं. तो बेसिकली हाँ, नो डिफरेंस हो गया इधर. ठीक है. ओके. 66. Which of the following statement are true regarding the opening modes of a file? So there are तो मैम multiple. उसका आंसर नो डिफरेंस लगाना है अगर हाँ, ऐसा क्वेश्चन हो तो. नो डिफरेंस, नो डिफरेंस स्टिल, बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके सर से, या फिर आप भी थोड़ा सर्च कर लेना. अगर कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे. ओके मैम. Which of the following statement are true regarding the opening modes of a file?
सो हियर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो हमको ट्रू बताना है। तो व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। करेक्ट मैम। दिस इज ट्रू। करेक्ट है मैम, आता है एरर। ट्रू। रीडिंग के लिए पहले से एग्जिस्ट करना होता है, हाँ, ट्रू है मैम। रीडिंग के लिए आपकी जो फाइल है इट शुड एग्जिस्ट, वो राइट होता है जिसमें अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो वो उस नेम से तो वो फाइल को क्रिएट क्रिएट कर कर देगा। देता है उसको। ओके मैम। Okay, so first is your true. When you open a file for writing, if the file does not exist, an error occurs. This is false. This Error is नहीं false. आता, वो फाइल क्रिएट करता है। It will create a new file. So when you open a file for reading, if the file does not exist, the program will open empty file. So this is your false. False. When you open When you file open for a writing, file. if the file does not exist, new file is created. This is true. True. And when you open a file for writing, if the file exists, the existing file is overwritten with the new file. This is also true. Yes. तो यहाँ True. पे आपका A So A, B, and E. and E, these are true. ठीक है। 67, which of the following function do you use to write data in a binary format? तो बाइनरी के बेसिकली दो मेथड्स हैं, प्लीज याद डंप, रखना, डंप लोड, एंड Dump load. लोड। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। Get that for writing we use dump and for reading we use load. Recursion is a process of defining a method that calls itself. Okay. मैम Generic क्या? रीडिंग, मैम मैम ऑप्शन डी रीडिंग होगा के ना। लिए लोड यूज करते हैं, हाँ, राइटिंग के लिए डंप। dump। हाँ, राइटिंग के लिए डंप, रीडिंग के लिए लोड। ओके। मतलब इस तरह से ध्यान रखो ना, जैसे इफ यू आर लोडिंग एनी डेटा, लोडिंग अप होता है ना कि तो लोडिंग मीन्स यू आर रीडिंग समथिंग, बट किसी चीज को डंप करना मतलब फेंक देना, तो दैट मीन्स यू आर थ्रोइंग इट अवे, यू आर राइटिंग इट समवेयर। ओके, ओके। तो इस तरह से थोड़ा सा एक डिफरेंस रखना, बिकॉज ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है डंप लोड वाला। मैम ओके मैम। हाँ जी। मैम प्लीज क्लियर one thing. If in option C it is written like process of defining, in place of that process of calling a method that calls itself, then it will also be correct, no? Yes, If ma'am. process of calling a method that calls itself. बेसिकली वो डेफिनेशन होता है ना, क्योंकि वो जो अपने आप को जो वो कॉल कर रहा है ना, दैट पार्ट इज इन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो Okay वो ma'am. अगर आप Only कॉल, defining. हाँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है, उसको मैं कॉल कर रही हूँ, तो प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन तो सिंपल कॉलिंग में रिकर्सिव नहीं, रिकर्सिवनेस कहाँ शो हो रही है? उस फंक्शन की डेफिनेशन में, क्योंकि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन जो लिखी होगी यहाँ पे इंटरनली भी ये F1 कॉल हो रहा होगा, तो ये F1 इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड दैट कॉल्स इटसेल्फ। Yes ma'am, understood. ओके, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो Yes ma'am. इतने माइनर लेवल पे मुझे लगता नहीं है कि दे विल मेक ऑप्शंस, बट स्टिल जस्ट वही एक चीज़ है कि बेसिक फंडामेंटल शुड बी क्लियर। Then 69, a function that is called by itself either directly or indirectly is called recursive function, तो ये easy है। 70, iteration uses repetition and repetition structure whereas recursion uses, now what is the answer? मैम सी, लूपिंग Function call. लूपिंग होती है, लूप Looping में is बार बार wrong। चलता रहता Function मैम call. फंक्शन कॉल Function होगा call. ना, डी। फंक्शन कॉल तो है। फंक्शन सिलेक्शन। कॉल basically Iteration see, uses right answer is your selection. Now see, sequence is just like a string, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, तो आइट्रेशन जो वर्ड है ना, आइट्रेशन का कंसेप्ट ही लूप्स में होता है। ओके, तो लूपिंग स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी मतलब लूपिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड सीक्वेंस इज ऑल्सो दैट यू आर, फॉर एग्जाम्पल रेंज फंक्शन है ना, रेंज इज ऑल्सो अ सीक्वेंस कि 0 1 2 3 अप टू 10, तो पहली आइट्रेशन 0 पे चला, फिर सेकेंड आइट्रेशन 1 वैल्यू पे चला, थर्ड आइट्रेशन नेक्स्ट वैल्यू पे चला, ठीक है? तो सीक्वेंस इज ऑल्सो नॉट, बेसिकली इट इज योर सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन वेयर रिकर्शन यूजेज योर सिलेक्शन। एंड फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन कॉल का ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन इज लिटिल इररेलेवेंट हियर। ओके,
या तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि फंक्शन रिपीटेटिवली कॉलिंग इटसेल्फ और समथिंग लाइक दैट, मतलब फंक्शन कॉल इज नोवेयर कनेक्टेड टू सिंपल फंक्शन कॉल। इतना ऑप्शन कहीं पे से भी रिकर्शन में ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे आप सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज चुपचाप करते हैं। ओके, आवाज ना करो। आप अपना माइक म्यूट करो। सॉरी मैम। इट्स ओके। 71st, that is recursion is heavy on memory as compared to iteration because this is easy। क्या होगा आंसर? There are multiple cases in recursive function, there are unfinished function calls lying in memory। मल्टीपल फंक्शन केसेस। मल्टीपल केसेस, अच्छा। और लूप्स कंज्यूम लेसर मेमोरी देन मल्टीपल केसेस, फंक्शन कैन रन फास्टर आफ्टर कंज्यूमिंग मोर मेमोरी। इसका आंसर बेसिकली बी है। बी। अनफिनिश्ड फंक्शन कॉल्स का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल फंक्शन लेते हैं, लेट्स से कॉलिंग फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल को रिकर्शन से हम कैसे लिखते हैं? जो आपका मेन जो बेस कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट होती है, देयर यू कॉल रिटर्न दैट इज योर n स्टार फैक्ट ऑफ n माइनस वन। ओके, नाउ अगर 4 वैल्यू है तो पहले 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, फिर 3 कॉल हुआ, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, फिर यहाँ से 2 इंटू, मतलब ये जो फंक्शन कॉल हो रही है ये भी कंप्लीट ही नहीं हुई ना। जब तक आप बेस कंडीशन पे पहुंच नहीं जाओगे इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 पे, तब तक वो रिटर्न ही नहीं करेगा। यानी कि ये अनफिनिश्ड कॉल्स हैं। दीज आर द अनफिनिश्ड फंक्शन कॉल्स जो कि आपके स्टैक पे एक्यूमुलेट होती रहती है। जो अनफिनिश्ड कॉल्स के बीच में जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं वो आपके स्टैक पे पाइल होते रहते हैं। जब तक ये बेस कंडीशन पे नहीं पहुंचेगा वो सारा जो वेरिएबल्स है वो स्टैक में स्टोर होता रहेगा। वंस यू हैव रीच टू द बेस कंडीशन इट विल रिटर्न वैल्यू टू द प्रीवियस स्टेप, देन इट विल रिटर्न वैल्यू टू द प्रीवियस स्टेप, और ये इस तरह से करते करते वो स्टैक पे मेमोरी फिर डीएलोकेट होता है। तो बेसिकली रिकर्शन इसीलिए हैवी है क्योंकि इसमें अनफिनिश्ड जो कॉल्स हैं दे कीप लाइंग ऑन मेमोरी विच इज ऑन योर स्टैक। इज दिस क्लियर? यस मैम। मैम। ओके, सो यहाँ पे भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मल्टीपल केसेस का कोई मतलब केसेस इज नॉट, ये ऑप्शन ही थोड़ा गड़बड़ है। और लूप्स कंज्यूम लेसर मेमोरी, सो नो दिस इज ऑपोजिट। लूप्स में तो बल्कि एक आइट्रेशन जब कंप्लीट होती है तो वो पूरा कंप्लीट होता है। इट हैज़ नो डिपेंडेंसी ऑन द प्रीवियस आइट्रेशन ऑन द नेक्स्ट आइट्रेशन। ओके, देन 72, in a recursive function the case for which solution is pre-known or compatible with an expression is called। बेस केस। yes, so जिसके लिए कंडीशन पहले से पता है that is your base case। 73, in a recursive function dash case must always be reachable। किस कंडीशन की तरफ हम मूव करते हैं? बेस केस। बेस केस। ओके, तो बेसिकली एक ही तरह के क्वेश्चन है, लिखने का तरीका अलग है। तो इतना मतलब अल्टीमेटली हमारा पर्पस रिकर्शन में ये है कि मुझे बेस केस की तरफ मूव करना है। बिकॉज जब तक आपका बेस केस नहीं आएगा तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा, और अगर किसी रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस नहीं है देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइट टाइम्स। In a recursive function dash case always invokes another function, it is your recursive case। जिस रिकर्सिव केस कौन सा केस है? जहां पे आप फिर से उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वही वाला स्टेप, दैट n स्टार फैक्ट ऑफ n माइनस वन। सो दिस इज द केस। दो केस है ना इसके ऊपर, एक तो बेस केस लिखा हुआ है मैंने, दैट इफ n इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1, एल्स n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन। तो ये कौन सा केस है? रिकर्सिव केस। ये कौन सा केस था? बेस केस। ठीक है, ये क्लियर है? 74 क्वेश्चन क्लियर है मैम। यस मैम। in a recursive function if the base case is not reached, what happens? So if the base case is not reached, yes, it वो keeps, चलता ही जाएगा। yes, it keeps on executing and out of memory और stack overflow कर। जब तक मेमोरी पे उसको स्पेस मिल रहा है तब तक तो वो स्टैक में डालता रहेगा, बट एक लिमिट होगा स्टैक का भी जहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो होगा और ये एरर वो रिटर्न कर देगा। ठीक है,
So which of the following cannot be converted into recursive function? So this is your basically क्या होना चाहिए? अच्छा you tell me please. किसी को आइडिया है? फैक्टोरियल तो होता है, रैंडम फैक्टोरियल फंक्शन तो हमने जनरेटर, बनाया है, बाइनरी भी होता है एंड ग्रेटर कॉमन ग्रेटर डिवाइजर होता है. फॉन्ट बेसिकली जनरेटर। दैट इज योर मैम HCF. रैंडम यस. रैंडम सो फंक्शन। रैंडम फंक्शन जनरेशन, क्योंकि इसमें देर इज नो बेस कंडीशन, बिकॉज रैंडम फंक्शन जनरेशन इट इज गिविंग यू एनी रैंडम वैल्यू, तो उसके लिए कोई देर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन और एनी बेस केस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर. For factorial, this just now we have discussed. अच्छा, एक there are two options, n into fact of n minus 1 and then fact of n minus 1 into n. क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन मैम सी सी। इज करेक्ट. बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सी और डी सेम है, तो सी और डी सेम नहीं है. ओके जब आप 4 फैक्टोरियल अगर कॉल करते हो तो हाउ डू यू एग्जीक्यूट? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो दैट इज, अगर n है ये, सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद n माइनस 1. ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे फैक्ट ऑफ n n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 कॉल करेंगे, ना कि फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 इंटू n. तो नेक्स्ट स्टेप में ये n बन जाएगा और वो n माइनस 1, नेक्स्ट ये n हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये करेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट. 78. What are the base cases in the following recursive function? So is there any base case? There is simple condition कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये करना है और ये करना है, वापस से फिर से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा, फिर से कॉल करेगा. तो बेस कंडीशन तो इसमें कोई है नहीं, तो बेसिकली देयर इज नो बेस केसेस. मैम n लेस देन 0 पे नहीं रुकेगा? नहीं, n लेस देन 0 तो आपने कहीं दिया ही नहीं ना. मैम बेस केस वो है ना जो अपने प्रोग्राम में मेंशन होना चाहिए. हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 1 दिया है, तो ये बेस केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये n इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पर भी टर्मिनेट हो जाएगा. नहीं, n बेस केस कैसे हो? n बेस केस तब होगा ना जब उस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको कोई वैल्यू रिटर्न होगी. आर यू गेटिंग? क्योंकि जब वो वैल्यू रिटर्न होगी तो वो अपने प्रीवियस कॉल को रिटर्न करेगा, वो आउटपुट, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में वो वाला फंक्शन उसके प्रीवियस स्टेप को रिटर्न करेगा. बट यहाँ पे मेरे पास कोई रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं ना. आई डोंट हैव एनी वैल्यू, मैं कोई वैल्यू कलेक्ट ही नहीं कर रही हूँ किसी भी कंडीशन पे. ये तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हर बार अगर ये ट्रू होगा तो वो अंदर आएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, तब तो वो रिकर्सिव फंक्शन हुआ ही नहीं. ओके मैम, आगे तो देखते हैं. मतलब इसको चेक कर लेना, इफ़ यू हैव डाउट कुछ होगा तो यस यू मैम. कैन टेल मी ऑल्सो, बिकॉज इवन आई, मेरे पास भी इसके एक्सप्लेनेशंस नहीं थे. आई ऑल्सो हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. तो इसलिए हो सकता है एक यस आध मैम. क्वेश्चन में कुछ आंसर इज सम प्लस और माइनस, तो आप क्रॉस चेक करके मुझे भी बता देना. नो प्रॉब्लम. 79 in which of the following function what is the base case? So here base case is this, okay, where n is 1. अगर n 1 है तो ये आपका रिटर्न कर रहा है वैल्यू, दिस इज योर बेस केस. सो 79 इज योर ए. मैम इसको कैसे पहचानेंगे? मुझे नहीं आया समझ में। देखो जैसे अगर यही क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको ना ड्राई रन करके दिखाती हूँ. ड्राई रन यू नो, किसी कोड को अगर बिना एग्जीक्यूट करे हर स्टेप पे क्या वैल्यू होगी, उस प्रोसेस को ड्राई रन बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है जिसमें n की इनिशियल वैल्यू लेट से 3 है. ठीक है, इसमें आप 3 आए. नो इफ n इज इक्वल्स टू 1, अब n की वैल्यू तो 3 है तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, वो एल्स में जाएगा. एल्स में क्या कॉल हो रहा है? एल्स में कॉल हो रहा है 3 प्लस फंक्शन, जो ये फंक्शन है इसको मैं f लिख लेती हूँ, एंड देन f ऑफ 2. अब f ऑफ 2 यहीं पे कॉल हुआ, वापस से फंक्शन पे जाएगा, फिर से चेक करेगा 2 इज इक्वल्स टू 1, तो 2 इक्वल्स टू 1 नहीं है तो एल्स पे आएगा. तो f ऑफ 2 के लिए क्या हुआ? 2 प्लस f ऑफ 1, एक वैल्यू और माइनस हो गई. ओके, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, 1 पे यहाँ पे आया, n की वैल्यू 1 है. नाउ 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, और इस कंडीशन ट्रू पे उसने क्या रिटर्न किया? रिटर्न किया 1.
यानी कि ये जो फंक्शन कॉल हुआ था, इस फंक्शन कॉल को रिटर्न में मिला है 1। अब रिटर्न में अगर 1 मिला तो 2 + 1 क्या हुआ, 3। तो अब ये फंक्शन जो कॉल हुआ था, इसको रिटर्न में क्या मिला, 3। ठीक है, तो 3 + 3 फाइनल स्टेप में हुआ 6। तो इसका आंसर आपको 6 मिलेगा अगर आप n की वैल्यू 3 देते हो तो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, इट इज़ कैलकुलेटिंग द सम ऑफ n नंबर्स। सो अगर आप 3 अगर दे रहे हैं तो टिल दैट 3 1 + 2 + 3 इट इज़ डूइंग। मैम ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना, ये किसी फंक्शन का या फिर किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट होता है, आई थिंक लास्ट स्टेटमेंट। मतलब अगर कहीं पर बीच में फंक्शन डिफाइन करने के बाद कहीं भी बीच में यदि रिटर्न लिखा हुआ, रिटर्न हाँ, स्टेटमेंट दिया मतलब रिटर्न तो स्टेटमेंट फंक्शन से दे रहा बाहर है, आ जाता है ना। एंड उस रिटर्न स्टेटमेंट में अगेन यू आर नॉट कॉलिंग दैट फंक्शन, सो दैट इज काइंड ऑफ अ बेस केस, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उस फंक्शन को फिर से नहीं कॉल कर रहे हो। उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको एक कंक्रीट वैल्यू मिल रही है जो कि आपको हेल्प करेगी प्रीवियस कॉल्स को सॉल्व करने में। ओके मैम मैं ये पूछ रही थी कि रिटर्न के आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा ना अगर कुछ लिखा है तो? हाँ, रिटर्न एक बार ये इस फॉर एग्जांपल ये कोड है या फिर कोई भी अगर कोड है, अगर वो रिटर्न कर गया वहाँ से, दैट मीन्स आपका जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वहाँ तक आप पहुँच गए, तो उसके बाद वो प्रीवियस जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करेगा, आगे फर्दर मूव नहीं करेगा वो। मतलब लूप से बाहर आ जाएगा अगर लूप हाँ के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट मैंने दे दिया है तो। हाँ और हाँ, लूप का आधा पोर्शन भी अगर अभी बचा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा लूप से, नहीं, या फिर किसी भी फंक्शन से बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, और जो भी रिटर्न जहाँ जहाँ पे वो कॉलिंग हुई थी वहाँ वहाँ पे प्रीवियस स्टेप्स में वैल्यू रिटर्न कर करके टॉप वैल्यू पे पहुँच जाएगा जो उसका एक्चुअल आंसर होगा। ओके मैम। ओके, सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को सी सॉल्व करना या फिर समझना इज इजी व्हेन यू डू ड्राई रन प्रैक्टिस। छोटे छोटे कोड्स को, मतलब अभी तो चलो एग्जाम है, बट एक नॉर्मल मैं एक वो बता रही हूँ वे, क्या तरीका है कोड्स को समझने या फिर उसका आउटपुट निकालने का कि कैसे एग्जीक्यूट करेगा, और उसको जब आप पेन पेपर पे सॉल्व करके करते हो तो दैट इज़ योर ड्राई रन, कि अगर फर्स्ट वैल्यू है तो क्या आंसर आएगा, 2 है तो क्या आंसर आएगा। तो रिकर्सिव के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं सॉल्व करने में ऐसे। मैम sometimes it doesn't give the correct answers. हाँ जी, Sometimes it doesn't give the correct answers in dry run. As I नो have मैम, नो नहीं मैम, tried मैं in तो my रन यूज करती हूँ। modulus operator. मॉड्यूलस ऑपरेटर में मैंने ट्राई किया तो वो ड्राई रन में एक्चुअल करेक्शन नहीं आया मेरे को। मॉड्यूलस ऑपरेटर दैट इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट। मतलब बेसिकली ड्राई रन इज फॉर मेजर, मतलब ड्राई रन का कंसेप्ट तो वही है कि आपको पेन पेपर पे आप सॉल्व कर रहे हो, बट मेरा जो मेन जो फोकस था कहने का वो इस तरह के क्वेश्चंस पे था जहाँ पे प्रोग्राम। आप, हाँ, जहाँ जी। पे आपके मल्टीपल स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, 4 हाँ स्टेप्स हैं, क्योंकि एक बार आपको फ्लो समझ आ जाता है ना तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ ओके, जी मैम, ठीक है मैम। यस मैम। तो मतलब ये है कि जस्ट ट्राई, अगर नहीं है तो वो एक डिफरेंट केस है, बट जितना आप ट्राई कर सकते हो ड्राई रन, दैट विल हेल्प इन क्लैरिफाइंग योर बेसिक थिंग्स। यस मैम, 80, ड्राई रन कर लेने से बहुत सारा समझ भी आ जाता है। हाँ, क्योंकि आपका बेसिक वही है, मतलब सी एस आई पी इज मोर ऑफ लॉजिकल। वी टेल द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में हार्डली 3 घंटे का पेपर होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, वन लाइनर आंसर्स होते हैं, इट टेक्स ओनली 1 hour 1.5 hour टू कंप्लीट द पेपर, बट क्वेश्चन सेम नहीं है, आप कुछ क्रैम नहीं कर सकते, आप कुछ रट नहीं सकते कि आपने पढ़ा जाके लिख दिया, नो, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं होगा। सो 80 इज योर केयरफुली मैम रीड द। मैम हम्म, मैम ये जो ऐसे कोडिंग वाले प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में कितने आ सकते हैं? अभी ये मतलब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना आ सकता है, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो मिलेंगे देखने के लिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हो, क्योंकि सी यही क्वेश्चंस में डिफरेंस आएगा ना फिर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट कर ही रहा है, तो कहाँ पे डिफरेंस आएगा, वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में आएगा। तो अभी भी ऐसे क्वेश्चंस आप प्लीज सॉल्व करिए, सभी को आई बोल रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से, जैसे ग्लोबल लोकल का कंसेप्ट है, वो पक्का शॉर्ट शॉर्ट
मतलब 99% चांसेस के उसका क्वेश्चन आना आ सकता है। ऐसे डंप लोड है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपोनेंशियल एवापोरेटर्स हैं, और आपका जो प्रेसिडेंस हम कल डिस्कस कर रहे थे, प्रेसिडेंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है, ये चीज़ें थोड़ी ट्रिकी होती हैं, तो इसलिए इनके चांसेस थोड़े से हैं आने के। और वो बाइनरी फाइल्स वाला ना, बाइनरी फाइल्स में मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, आई मीन कंसेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि रीड मोड्स सबके सेम है, बस फंक्शंस बदल जा रहे हैं कि अगर CSV यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपका CSV के फंक्शंस हैं, अगर आप टेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहे हो तो रीड लाइन राइट लाइन्स फंक्शन है, अगर बाइनरी यूज़ कर रहे हो तो डंप लोड है। एक सीक मेथड और टेल मेथड है, वो भी प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि सीक मेथड और टेल मेथड भी एक इट इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। ओके, तो आज यहीं तक रखें क्या, 79 तक? 80 हो गया, 80 नहीं हो, 80 को कर लेते हैं। केयरफुली रीड 80 द को डी मैम। following recursive function and choose one of the following given option: def factorial n, return n factorial n minus 1। क्या बता रहे हैं? चूज वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ओके, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा मैम, डी। दिस इज 80। वाई डी? देर इज नो बेस केस मैम है ना, यस मैम। क्योंकि अगर देखो पुराने वाले ऊपर वाले कोड में ही देखो, यहाँ पे था ना, अगर n 1 है तो भाई यहाँ पे रिटर्न कर दो, अब यहाँ पे तो n चलता रहेगा, n की वैल्यू सपोज मैंने 4 दी, तो वो n-1 तो इट विल गो इन नेगेटिव ना, इट विल बिकम 4 3 2 1 0 -1 -2 माइनस, एंड इट विल सो गो ऑन। तो बेसिकली दिस विल रन, ये रन है, रन इनफाइनेटली एंड कॉज अ स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो अभी आज इसको 80 तक ही एक्सक्यूज मी रखते हैं। मैम, मैम आई हैव अ क्वेश्चन, थोड़ा डाउट है उसमें मैम, प्लीज आप बता देंगे? हाँ हाँ, बताइए। मैम दो बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं बोल देती हूँ 10.10 10 .10 एंड अदर वन इज 01.01। इसको आप उसमें कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल एंड देन डू द मल्टीप्लिकेशन एंड देन अगेन कन्वर्ट इट टू बाइनरी। हम डॉट के बाद कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब वैसे ही इसको सिंपल तरीके से जैसे हाँ, करते हैं? बेसिकली नेगेटिव पावर्स हो जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल हाँ वो तो है मैम, बट मैम शॉर्टकट इसका क्या होगा मैम, वो जल्दी से सॉल्व करने के लिए? शॉर्टकट अभी मतलब अभी बिल्कुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मेरे को ऐसा कुछ शॉर्टकट ध्यान नहीं आ रहा है, अगर किसी और को पता है तो प्लीज़ यू कैन शेयर। मतलब हाउ विल यू सॉल्व? आई विल सॉल्व इट लाइक दिस ओनली, आई विल कन्वर्ट इट इनटू मैम डेसिमल। करके दिखा दो ये कैसे करना है। ये क्वेश्चन है ना, जैसे वन व्हाट शी सेड, 10.10 and 01.01। 01.01, दिस इज योर बाइनरी नंबर्स। यस मैम। हाँ, सो बेसिकली आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज योर व्हाट, 2 raised to the power 2 0, हो गया 2 raised to मैम। the power 1, so you get 2 point, and this will be your minus 1, मैम that यस is मैम 1 by ये तो 2, मैं तो 0.5 हो जाएगा आई गेस। और ये यहाँ पे हो गया आपका 1 and this will be 0.25। 0.27। ओके, सो यू कैन मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, जो भी फिर एक डेसिमल नंबर ही आएगा, और फिर डेसिमल नंबर को फिर से वी विल कन्वर्ट इट। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेती हूँ, लेट्स से 39.25 आया है, सो 39 को आई विल कन्वर्ट इट बाय डिवाइडिंग 2 वो एंड तो मैम ये तो मेथड पता है मैम, बस मुझे लग रहा था कि कुछ शॉर्टकट कुछ जल्दी से सॉल्व करने वाला, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा आ गई तो उसको कैसे करेंगे? हाँ मैम मतलब अभी तो मुझे एग्जैक्टली सीएससी वाला सेम। जो मैम सर ने जो वीडियो डाल रखी है ना सीएससी वाले पोर्शन में, उसमें सर ने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, उसको आप ओके, देख लीजिए। आप प्लीज वो शेयर कर दोगे सीएसए वाले पोर्शन की वीडियो मुझे, मतलब ऐसे बहुत सारी वीडियोस होंगी तो। एक बार आप हाँ बता देना, वो वीडियो का हाँ मैं कुछ एक बार नंबर बता होगा दूंगी। ना, नंबर होगा हाँ कुछ मैं बता दूंगी। हाँ हाँ, एक बार वो वीडियो ठीक। सर के, बाकी वैसे ये आपका बाइनरी कह रही हूँ, डिजिटल एंड ऑल जो भी टॉपिक्स हैं उसके तो बहुत सारे वीडियोस हैं एंड दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी,
यस मैम, उसी तो वो सेक्शन में। सब, हाँ वो सब ना बस अभी देखा नहीं, इसमें डिजिटल थोड़ा सा कम आना था तो ये बस अब देखा नहीं। डिजिटल में ठीक है। डिजिटल में आई एम टेलिंग यू, डिजिटल में जो हेक्साडेसिमल डेसिमल वाले कन्वर्जन्स हैं वो, और एक हाँ जी। जो ऐसे ये भी कन्वर्जन है ना कि आपको कोई भी टाइप दे दिया, फॉर एग्जांपल 294 एंड लेट्स से कन्वर्टेड इनटू योर, अब 94 है तो 7 तो नहीं होगा, 6 कर देते हैं, 264, तो उसको 7 आपका 7 बेस में कन्वर्ट करना है। तो बेस कुछ भी हो सकता है, तो ये वाले क्वेश्चंस एक बार देख लेना कि कैसे, अगर कोई भी बेस दिया है तो हाउ यू विल कन्वर्ट। तो उसका कुछ फॉर्मूला है कि अगर डेसिमल से किसी में करना है, या फिर एनी एनी बेस टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी बेस, तो अगर एनी बेस से डेसिमल में करना होता है तो वी डिवाइड बाय द